नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बात करेंगे डेली पोस्ट न्यूज एक्सप्रेस की फटाफट अंदाज में। राजस्थान के दौसा में खेलते समय एक 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। बच्चे की रेस्क्यू के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और बच्चे तक पहुंचने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। बच्चा करीब 150 फीट गहराई में गिरा है, उसे लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मेडिकल टीम मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची है। जेसीबी से खुदाई की जा रही है, बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे की हालत ठीक है। 5 साल का आर्यन 21 घंटे से बोरवेल में फंसा है। अब तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो चुके हैं, तो वहीं अब सेवाएं भी इस बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। ये करीबन 3 से 4 घंटे के आसपास हो गया। मैं 2 घंटे से आपके यहाँ बीच में हूँ। मैंने जैसे दौसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से, आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी एसडीएम वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी मैंने। सीओ हमारे यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग, और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई, वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और यहाँ पे करीब 3 से 4 जेसीबी लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के, और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं और कि बच्चा सुरक्षित निकले। तकरीबन 150 फीट के आसपास जो है बच्चा अभी है। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम हमारी पहुंच गई है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। साथ में जेसीबी के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रिलीज द्वारा किया जा रहा है ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। देखिए, अभी रैंप बनाने का काम चल रहा है। जो साइड में टनल बनाने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वो चालू है, और साइड में रैंप बन रहा है और कम से कम 6-7 एलएनटी मशीनें लगी हुई हैं। और जो अपना स्टैंडर्ड है कि साइड में एक टनल बना करके और उसको निकाला जाए, एक सिस्टम वो है। दूसरा, अभी यहाँ एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है और उनके पास दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एसएम कृष्णा का निधन हो गया है। बेंगलुरु स्थित अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। एसएम कृष्णा का जन्म 1932 में हुआ था। उनका पूरा नाम सोहन हली मल्लैया कृष्णा है। वे साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कृष्णा को कैबिनेट में शामिल किया था और 23 मई 2009 को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। मार्च 2017 में एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। 2023 में सरकार ने एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन बडौली भी मौजूद रहे। नामांकन की आज लास्ट तारीख है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन है। उनके नामांकन से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने विधायक दल की मीटिंग भी बुलाई, जिसके बाद उन्होंने रेखा का नामांकन भरवाते हुए जीत की शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि इस राना से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल पवार के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का, और मैं नायब सैनी जी का जो सीएम है, हमारे यशस्वी सीएम है हरियाणा के, उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। उनकी राह पे उनके दिशा निर्देश और माननीय नायब सिंह सैनी जी की दिशा निर्देश मैं काम करूंगी।
देखिए, राज्यसभा के लिए एक सीट वैकेंट हुई थी। हमारे यहाँ से राज्यसभा के जो माननीय सदस्य थे उनको विधायक चुन लिया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, तमाम उच्च लीडरशिप आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें हमारी पार्टी की बहुत ही सीनियर और बहुत ही पुरानी, जिन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल से भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मजबूत करने का काम किया है और पूर्व में महिला आयोग की माननीय चेयरपर्सन रही हैं रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना लॉन्च की है, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सेफ है के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया। सोनीपत में चलती हुई बाइक में अचानक से आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बाइक आग का गोला बन गई है। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बाइक में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी। बाइक में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल के काफिले का लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया है। काफिले में चल रही एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। शिव प्रताप शुक्ल लखनऊ एयरपोर्ट से राजभवन जा रहे थे। उनके साथ एडीसी और पीएसओ नीरज शर्मा भी मौजूद थे। शहीद पथ पर गवर्नर के काफिले में अचानक ऑटो घुस गया था, इसी वजह से हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एडीसीपी राजेश यादव ने कहा कि राज्यपाल बिल्कुल ठीक है। पुलिस की 2 गाड़ी और एक एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए शिलान्यास का अब उद्घाटन हो रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के खजाने को लुटाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की है। शिक्षा और स्वास्थ्य को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कहाँ के लिए थी। प्रदेश का खजाना लुटा दिया गया, तब डबल इंजन नजर नहीं आया। आज हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भारी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के समय में आई, हेल्थ सेक्टर में जो भारी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के समय में आई, उन सब में हम विस्तृत योजना लाकर महत्वपूर्ण बदलाव कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हो चुके हैं और काफी बदलाव पाइपलाइन में। हेल्थ सेक्टर में भी हम काफी बदलाव आने वाले समय में कैबिनेट मीटिंग्स के माध्यम से करने जा रहे हैं और हम हेल्थ सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। डॉक्टर पेशेंट और स्टाफ नर्स पेशेंट का रेशो में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे हाई कोर्ट से कई बार पोस्टों में स्टे मिल जाता है, लेकिन हम उस चीज में भी हाई कोर्ट को के पास अपनी अपील दायर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा।
प्रदेश सरकार की 2 साल की नाकामियों के विरोध में भाजपा ने कुल्लू में आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली अखाड़ा के रामबाग से लेकर ढालपुर तक निकाली गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन वो जश्न किस बात का मना रही है। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज पूरे देश में हास्यास्पद बन गई है। हिमाचल की करोड़ों की संपत्ति आज नीलाम होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी पत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात की और अपनी दिवंगत पत्नी की इच्छाओं के बारे में चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी पत्नी सिमी अग्निहोत्री का ईश्वर में गहरा विश्वास है। संत प्रेमानंद महाराज ने मुकेश अग्निहोत्री को सुझाव दिया कि पत्नी की अकाल मृत्यु के दोष निवारण के लिए 8 दिन का भागवत पाठ करवाए और साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि को भी इस पाठ में 8 दिन तक शामिल होने का संकल्प लेने को कहा। जैस घाटी में सवारियों से भरी बस फिसल गई। बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस शिमला से रवाना हुई और इस दौरान ठियोग के जैस घाटी में सड़क पर बर्फ जमी होने के कारण बस फिसल गई। नगर निमित्त रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में 22 सवारियां थी और बस के स्किड होने के बाद सवारियों को काफी देर तक यहां परेशान होना पड़ा और इसके बाद अन्य विकल्पों से लोग अपने गंतव्य तक रवाना हुए। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके कारण राज्य में कम से कम 87 सड़कें बंद हो गई है, जिससे मनाली के रोहतांग दर्रे के पास अटारी लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भी शामिल है। शिमला में कुल 58 सड़कें बंद है। किन्नौर में 17 और कांगड़ा में 6, लाहौल और स्पीति में 2, कुल्लू और चंबा जिला में 1-1 सड़क बंद है। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद आखिर सूखे पहाड़ एक बार फिर से बर्फ से लकदक हो गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अचानक मौसम में आए परिवर्तन के बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की चोटी और ओली और जोशी मठ में झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि निचले इलाकों में बूंदाबांदी होने से कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में झमाझम बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और हेमकुंड में लगभग 4 इंच तक बर्फ जम गई है। साथ ही औली में 2 इंच, जोशी मठ में 1 इंच बर्फ अभी तक जम चुकी है। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद एकाएक सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। शिमला के रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरते हुए सैलानी झूमते हुए नजर आए। क्रिसमस से पहले हिमाचल में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले दिनों में वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। शिमला की जाखू चोटी और रिज मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद सैलानियों ने खूब मस्ती की। बर्फ के फाहे देखने की चाह लिए पर्यटन स्थलों में पहुंचे पर्यटकों की मौसम ने इच्छा पूरी कर दी है। पर्यटन स्थल मनाली के कोकसर और सिसु और नरसी पर्यटन स्थल के लिए रवाना हुए हैं। पर्यटन स्थलों में बर्फ के फाहे गिरने का दौर बीती रात से देखने को मिला है। पर्यटकों ने बर्फ के फाहों का कैमरे में कैद किया और खूब आनंद भी लिया। मेरा नाम वैशाली है। हम लोग नोएडा से कल ही आए हैं और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे नोएडा से यहाँ मनाली आने का, लेकिन यही हो रहा था कि बर्फ़ अभी तक पड़ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही कल हम आए तो सिसु में एकदम बर्फबारी स्टार्ट हो गई और हमें काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आए हुए हैं अभी यहाँ पे। तो जिस किसी को भी आना है तो 8 से 11 काफ़ी भारी बर्फबारी का बताया गया है, तो आप आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, मतलब एक जन्नत जैसी ही फीलिंग है। जैसे कश्मीर को लोग बोलते हैं गुलमर्ग वगैरह, लगभग वैसे ही यहाँ पे माहौल हुआ हुआ है बर्फ पड़ने के बाद और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। हम लोग बहुत लकी ठहरे जो आज यहाँ पे इस सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल एंजॉय करने मिल रहा है। आज फर्स्ट डे है स्नोफॉल का और हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है।
इतने दिनों से तो हम लोगों ने सिर्फ फोन में ही देखा था, पहाड़ देखे थे, स्नो देखी थी, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हो रही है। अंदर का जो बच्चा है वो अब बाहर आ रहा है, ऐसे लग रहा है उछल कूद करे और थोड़ी देर के लगा ऐसे शांत बैठे, गाने सुने, मैंने ऑलरेडी भी लगा के रखा है, तो म्यूजिक सुनना है, एंजॉय करना है नेचर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। बचपन से देखा है स्नोफॉल, सिर्फ फोटोज और पिक्चरों में देखा है, लाइव नहीं देखा था, लेकिन जो अमेजिंग था नज़ारा रात में स्नोफॉल होते हुए देखना रूम से, बहुत बढ़िया। अभी तो स्नो एंजॉय कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे वाइफ के साथ शादी होने के बाद तीसरे दिन आया हूँ यहाँ पे। 4 दिन पहले ही शादी हुई थी, आज 5वां दिन है हमारी शादी होने के बाद। हनीमून टूर पे आए थे वीना वर्ल्ड से, लेकिन ये अमेजिंग यहाँ के पीपल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हिमाचल टूरिज्म इज रॉकिंग द इंडियन टूरिज्म, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह पे जा चुका हूँ, भूटान गया हूँ, फिर साउथ चला गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिला। ऊपर से स्नो वेदर जो है कोल्ड रीजन्स का, वो एक अलग एक्सपीरियंस है कम्प्लीटली। मैंने और मेरे वाइफ ने बहुत सारे राइड्स एंजॉय किए, इंक्लूडिंग द स्नोफॉल। चंबा में जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फबारी हुई है। पूरी पांगी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। यहां पर कई जगह 2 इंच से लेकर 6 इंच तक ताज़ा बर्फबारी हुई है। अभी तक भी यहां पर लगातार भारी बर्फबारी जारी है और यहां के पहाड़ और पूरी घाटी बर्फ से ढक गई है। लंबे समय के बाद बारिश और बर्फबारी होने के बाद यहां पर लोगों ने राहत की सांस ली है। तकनीकी क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे रहने वाले देश जापान ने एक नया कारनामा कर दिखाया। जापान ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जो 15 से 20 मिनट में इंसान को धो देगी। ये नई टेक्नोलॉजी है ह्यूमन वॉशिंग मशीन की, जिसे जापान के इंजीनियर ने बनाया है। जापानी साइंस कंपनी द्वारा विकसित मिराई निंगेन सेटाकुक नामक ये मशीन एक स्पा जैसा अनुभव कराती है। रिपोर्ट के अनुसार ये मशीन AI की मदद से पहले लोगों के शरीर का विश्लेषण करेगी और उसके बाद उनकी ज़रूरत के मुताबिक शरीर को साफ करेगी। ये पूरी तरह से AI बेस्ड मशीन है। तो फिलहाल डेली पोस्ट एक्सप्रेस में इतना ही। अब मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को आप इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।